वेल गाइस, पिछले वीडियो में हमने एडवांस क्लाइमेटोलॉजी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अवध सीरीज़ का अति लघु त्रिभाग वाला पूरा कंटेंट हमने कवर किया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। और अब है बारी लघु त्रि की। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हो तो पहले यार जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था अभी सिलेबस था, ये पाठ्यक्रम था और हमने अति लघुत्तरी कवर कर लिया था। पूरे 41 क्वेश्चन थे। इसके बाद अब आ गया है लघुत्तरी प्रश्न। स्टार्ट करते हैं हम आज। देखिए, एल नीनो के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न का। वायुमंडल की सामान्य संचरण व्यवस्था जैसे धरातलीय व्यापारिक पछुआ तथा ध्रुवीय पवन संचरण एवं देशांतरीय त्रिकोणीय पवन संचरण में कुछ विचलन पाया जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय पवन का पूर्व पश्चिम की दिशा में तथा कटिबंधीय प्रवाह महत्वपूर्ण है। मानसून का इसका उदाहरण है। इस विशिष्ट पूर्व पश्चिम पवन संचरण को वाकर संचरण कहा जाता है। इसका नामकरण वैज्ञानिक जी.टी. वाकर के नाम पर किया गया है। वाकर संचरण पवन संचार की एक संवहनीय कोशिका है, जिसका निर्माण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है। 2-3 वर्षों के अंतराल पर पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता, जिसे सामान्य दशा कहते हैं, इसमें विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात दाब प्रवणता पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। इस तरह दाब प्रवणता एवं पवन संचार में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी को वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन कहा है। इसी दक्षिणी दोलन का आविर्भाव उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जल की सतह पर वायु दाब प्रवणता के कारण होता है। सामान्य दशा में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय स्थलीय भाग पर वायु के अवतलन ऊपर से नीचे की तरफ जो जाता है तथा नीचे से उन्हें सागरीय जल के ऊपर आने के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म सागरीय सतह होने से हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब का निर्माण होता है। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम दिशा में महासागरीय सतह पर वायु का संचरण होने लगता है। इसके विपरीत ऊपर वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व पवन संचरण होता है। इस पवन संचरण के कारण अमेरिका के पश्चिमी तट से पवन पश्चिम की ओर चलती है तथा अपने साथ सागरीय जल को भी पश्चिम की तरफ बहा ले जाती है। परिणामस्वरूप पेरू व इक्वाडोर तट के पास नीचे से ठंडे जल का ऊपर की ओर उत्तोलन होता है, जिससे हवा और ठंडी हो जाती है और ऊपर नहीं उठने पाती। वायु में स्थिरता आ जाती है, मौसम शुष्क हो जाता है, क्योंकि वायु के स्थिर होने के कारण संघनन की क्रिया मंद पड़ जाती है, जबकि पश्चिमी गर्म प्रशांत महासागर में संवहन क्रिया होती है और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। ऊपर उठकर यह पूर्व की ओर चलती है और कोशिका बना लेती है। अक्टूबर-नवंबर में पश्चिमी प्रशांत महासागरीय निम्न वायुदाब का पूर्वी प्रशांत महासागरीय भाग की ओर स्थानांतरण हो जाता है। इस समय व्यापारिक हवाएं मंद पड़ जाती हैं। फलस्वरूप व्यापारिक हवाओं के कारण पूर्वी प्रशांत महासागरीय पवन का जो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय की ओर बहाव हो गया था, वह अब दक्षिण पूर्व प्रशांत सागर की ओर लौट आता है। इस तरह दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, खासकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग के पास गर्म जल के कारण निम्न वायुदाब बन जाता है। हवा ऊपर उठने लगती है, हवा का संघनन होता है और वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्रभाव को एल नीनो घटना चक्र कहते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर गर्म जलराशि आने से उसके ऊपर स्थित गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है। ऊपर ठंडी हवा क्षोभ मंडल के ऊपर पश्चिमी भाग के पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में यह हवा नीचे उतरती है, जिसके कारण उच्च दाब बन जाता है। एल नीनो घटना के समय महासागरों की सतह पर चलने वाली पछुआ हवा के कारण वाकर संचरण कमज़ोर पड़ जाता है, किंतु एल नीनो संचलन प्रबल रहता है, जिसके कारण व्यापारिक हवाएं पुनः सक्रिय हो जाती हैं तथा पूर्वी प्रशांत से हवा का प्रवाह जलराशि पुनः पश्चिम की ओर चलने लगती है, जिससे एल नीनो का प्रवाह कमज़ोर हो जाता है तथा सामान्य दशा स्थापित हो जाती है। एल नीनो को विपरीत धारा भी कहते हैं। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के
पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती है। इसका विस्तार 3 से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। कुछ खास वर्षों में इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर तक ही हो जाता है। पेरू तट के पास पेरू की ठंडी धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में चलती है। शरद काल में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर रुख कर जाती है और एल नीनो का जन्म होता है, जिसमें पेरू तट का सामान्य ताप से अधिक हो जाता है। एल नीनो गर्म जलधारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल का ताप सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। एल नीनो एक मौसमी घटना है जिससे पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। पेरू तट के पास सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है तथा रेगिस्तान से बाहर आ जाती है। एल नीनो से यद्यपि रेगिस्तानी भाग हरे भरे हो जाते हैं, किंतु सागरीय भाग का जैविक सर्वनाश हो जाता है। वर्षा के प्रकारों की विवेचना कीजिए। पृथ्वी पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी पर होने वाली वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली वर्षा है सम्मानीय वर्षा या वाहनिक वर्षा, और दूसरी है पर्वतीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। पहला हम पढ़ते हैं संवहनीय या वाहनिक वर्षा। यह मुख्यतः विषुवतीय प्रदेशों में होती है, क्योंकि वहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और साथ ही समुद्र का जल तेजी से वाष्प के रूप में परिणत होकर ऊपर जाने लगता है। वहाँ ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। यह क्रिया संवहन कहलाती है। वाष्प के ऊपर उठने से कपासी वर्षा मेघों की रचना होती है और प्रायः दिन के तीसरे पहर घोर वर्षा हुआ करती है। बात यह है कि ऊपर आकर वायु फैल जाती है और ठंडी होकर द्रवीभूत या घनीभूत हो जाती है। वायु में संवहनीय धारा चल पड़ती है, इस प्रकार वर्षा होने लगती है। इस प्रक्रिया को गुप्त ताप या गुप्त ऊष्मा या गुप्त ताप मुक्त होता है और वह ऊपर उठने को बाध्य हो जाता है। वर्षा कड़क के साथ मूसलाधार होती है। विषुवतीय प्रदेशों के अतिरिक्त उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में भी ग्रीष्म के प्रारंभ में संवहनीय वर्षा होती है, जबकि धरातल गर्म होना शुरू हो जाता है, पर ऊपरी वायुमंडल अभी ठंडा ही रहता है। चलिए दूसरे प्रकार की वर्षा, पर्वतीय वर्षा। इसे धरातलीय वर्षा भी कहा जाता है। यह वर्षा संसार में अधिक होती है, जिसमें वाष्प से भरी वायु को पर्वत के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है। ठंडी होकर वायु संघनित हो जाती है और वर्षा होने लगती है। यहाँ की ग्रीष्मकालीन वर्षा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून द्वारा इसी प्रकार की हैं। पर्वतीय वर्षा में पर्वतों पर वायु के रुख की ओर बहुत अधिक वर्षा होती है, पर दूसरी ओर वर्षा की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि ऊपर उठी वायु वर्षा करने के बाद पर्वतों को पार कर उतरने लगती है, जो दबाव और गर्म भूमि के संपर्क में आ जाने के कारण गर्म हो जाती है और वर्षा नहीं कर पाती। यह बहुत कम होती है। पर्वत के भाग वृष्टि छाया के क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरणार्थ तिब्बत और मध्य एशिया हिमालय की पृष्ठ छाया में और भारत का दक्कन पठार पश्चिमी घाट की पृष्ठ छाया में पड़ता है। वृष्ट छाया क्या होता है ये आप देख सकते हैं कहीं से भी, या पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर्वतीय वर्षा के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति वहाँ पाई जाती है जहाँ कोई पर्वतमाला। ये पर्वतीय वर्षा देखिए, इसका चित्र बना हुआ है। कपासी वर्षा मेघ है और एक है आर्द्र वायु ऊपर उठना, उसके बाद शुष्क वायु का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, जहाँ कोई पर्वतमाला। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। समुद्र तट के पास मिले और पर्वतमाला की ऐसी स्थिति हो कि समुद्र से आर्द्र वायु उससे लगभग समकोण पर टकराए। चक्रवाती वर्षा यह मुख्यतः शीत प्रधान देशों में शीतोष्ण क्षेत्र में जहाँ पश्चिमी पवन चलते हैं होती है। इसमें चक्रवातों से वर्षा होती है। चक्रवातों में वायु केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है और ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है। समुद्र से होकर आने के कारण यह जलवाष्प से भरी होती है। जब ठंडी ध्रुवीय वायु इसके संपर्क में आती है, तब बीच में एक प्रकार का वाताग्र प्रदेश बन जाता है और वाष्प गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा कर देती है। यही चक्रवाती वर्षा है। यह वर्षा मूसलाधार नहीं होती, बल्कि सालों भर हल्की फुहारों के रूप में होती है। उष्ण क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा तूफान के साथ गर्मी में हुआ करती है, क्योंकि यही मौसम चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए अनुकूल होता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा का यह प्रकार विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। गर्म वायु राशि जब ठंडी वायु राशि पर आरूढ़ होती है तो वाताग्रों पर चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। देखिए, वर्षा ऋतुगत वर्षा प्रारूप की दृष्टि से वर्षा
प्रमुख वर्षा प्रकार ये हैं। विषुवतीय वर्षा वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा संवहनी प्रकार की और मूसलाधार। सवाना वर्षा ग्रीष्मकालीन मुख्यतः वाहनिक प्रकार की। उष्ण मरुस्थलीय वर्षा बहुत कम मात्रा में। भूमध्य सागरीय वर्षा शीतकालीन मुख्यतः चक्रवाती। पश्चिमी यूरोपीय वर्षा वर्ष भर फुहारों के रूप में मुख्यतः चक्रवाती। महाद्वीपीय वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में, ये हमारे में आता है। पूर्व तटीय वर्षा निम्न अक्षांशों में अधिक वर्षा, मध्य अक्षांशों में गर्म वायुराशि की ओर ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती तूफानों से जाड़े में। और ध्रुवीय वर्षा बहुत कम मात्रा में ग्रीष्मकाल में। ठीक है, ये है वर्षा के कुछ चित्र, इसे आप देख सकते हैं। एक संवहनी वर्षा का चित्र था। ठीक है, और एक था पर्वतीय वर्षा, और ये है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। अब चलें, अब तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, तापमान के लंबवत वितरण की व्याख्या कीजिए। क्षोभ मंडल में वैज्ञानिक प्रेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः घटते हैं। तापमानों के इस ह्रास के निम्नलिखित 3 कारण हैं। अधिकांशतः वायुमंडल परोक्ष रूप से पृथ्वी के संपर्क द्वारा गर्म होता है। सूर्यास्त सूर्य की लघु तरंगें वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं। तत्पश्चात पृथ्वी की कृष्णिका की भांति ताप के दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है। इस ताप से संचालन तथा विकिरण विधियों से वायुमंडल की निचली परतें गर्म होती। पुनः संवहन क्रिया द्वारा ताप ऊपरी परतों में पहुंचता है, जिससे स्पष्ट होता है धरातल के निकट स्थित वायुमंडल की निचली परत अधिक गर्म होती है तथा धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। वायुमंडल की निचली परतों में पार्थिव विकिरण को अवशोषण एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें जलवाष्प, धूलकण, जलकण आदि मौजूद रहते हैं। यानी क्षोभ मंडल की बात कर रहा है। ऊंचाई पर गैसें विरल हो जाती हैं, जो ताप को न तो अधिक सोख पाती हैं, ना ही देर तक सुरक्षित रख पाती हैं। अतः ऊंचाई पर ताप की कमी हो जाती है। क्षोभ सीमा के विक्षुब्ध संवहन तथा क्षैतिजीय वायु मिश्रण अधिक होता है, जिससे ताप सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसे अतिरिक्त संघनन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट भी मेघों की सीमा तक मौजूद रहती है। वायुमंडल में एक इकाई ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई पर ताप के घटने की दर को ताप क्षय ह्रास दर कहते हैं। सामान्य रूप से 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 3.3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट दर से तापमान घटता है, जिसे सामान्य दर कहते हैं। यह दर प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती, अपितु ऋतु स्थिति एवं स्थानीय विक्षोभों के अनुसार बदलती रहती है। निम्न अक्षांशों के अपेक्षा उच्च अक्षांशों में तापक्षय दर कम होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में तापक्षय दर कम होती है। समस्त संसार के लिए सामान्य तापक्षय दर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तथा 4 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तथा 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक 7 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर आंकी गई है। इसके 2 अपवाद हैं, संताप मंडल में तथा तापमान व्युत्क्रमण। क्षोभ मंडल में तापमानों का सामान्य तन ह्रास पाया जाता है। ठीक है, यह परत धरातल से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई अक्षांश व ऋतु के अनुसार बदलती है, अतः तापमानों का ह्रास भी अक्षांश एवं स्थानीय दशाओं पर निर्भर करता है। इसकी ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा है, जिसकी ऊंचाई बदलती रहती है। शीत ऋतु में स्थल के ऊपर उच्च अक्षांशों में क्षोभ सीमा नीची रहती है। अलास्का में 8 किलोमीटर तथा कैरिबियन सागर में 15 से 17 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। निम्न अक्षांशों में ग्रीष्म काल में यह 20 किलोमीटर के ऊपर स्थित होती है। क्षोभ सीमा तक तापमानों पर ह्रास पाया जाता है। दिए गए चित्र में अक्षांश के साथ क्षोभ सीमा की ऊंचाई व तापमानों का परिवर्तन प्रदर्शित होता है। क्षोभ सीमा को अधिकतम प्रवणता मध्य अक्षांश में है, अतः यहाँ सर्वाधिक हलचल पाई जाती है। विषुवत रेखा ध्रुवों पर क्षोभ सीमा लगभग क्षैतिज रूप से विस्तृत है। क्षोभ मंडल के निचले भाग में जहाँ घर्षण तथा दैनिक तापांतर का प्रभाव पड़ता है, ताप की विलोमता या व्युत्क्रमण पाया जाता है। मध्य तथा ऊपरी क्षोभ मंडल में जहाँ घर्षण तथा दैनिक तापांतरों का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ साधारण ताप क्षय पाया जाता है। क्षोभ सीमा में ताप का व्युत्क्रमण या समतापीय दशा मिलती है।
ठीक है, ये तो शॉर्ट पॉइंट याद हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। क्षोभ सीमा में ताप का व्युत्क्रमण या समतापीय दशा मिलती। और प्रश्न 4 में आते हैं, जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान में अंतर। ये सब अभी शॉर्ट में पढ़े थे अति लघुत्तरी में, लेकिन फिर भी देखो अब इसका विस्तार। वायुमंडल के विभिन्न तत्व तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु दाब एवं हवाएं तथा बादलों की दशा आदि जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान दोनों के तत्व हैं। क्रिचफील्ड के अनुसार जलवायु विज्ञान मौसम जलवायु की प्रकृति का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कैंट जलार के अनुसार जलवायु विज्ञान धरातल के किसी विशेष प्रदेश या स्थान पर किसी निश्चित अवधि के वायुमंडल की सामान्य दशाओं एवं पराकाष्ठाओं को प्रकट करने वाले मौसम के तत्वों का समष्टि रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हार्टसोन के अनुसार जलवायु विज्ञान भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं के वितरण तथा उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गेवलर के अनुसार पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन ही जलवायु विज्ञान है। पीटरसन के अनुसार मौसम विज्ञान वायुमंडल का विज्ञान है। केंड्रीव के अनुसार मौसम विज्ञान ऐसा भौतिक शास्त्र है जो वायुमंडल में धरातल से होकर उच्चतम स्तर तक गतिमान होने वाली ऋतु संबंधी भौतिक प्रक्रियाओं से मुख्यतः संबंधित है। किंतु जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में मूल अंतर यह है कि मौसम विज्ञान तो वायुमंडल की प्रत्येक दशा का वर्णन करता है जिसकी सीमाएं अंतरिक्ष में अति विस्तृत हैं। इसके विपरीत जलवायु विज्ञान वायुमंडल के केवल उन्हीं तत्वों का अध्ययन करता है जिसका संबंध धरातल तथा उसके प्राणियों से है। इस प्रकार मौसम विज्ञान एक परिकल्पित तथा मानव जीवन से सुदूर शास्त्र है, जिसका जलवायु विज्ञान सामाजिक धरातल पर मानव के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। अतः मानव के अधिक निकट फिर भी जलवायु विज्ञान की व्याख्या मौसम विज्ञान के बिना संभव नहीं है। जलवायु के विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का अध्ययन मौसम विज्ञान की सहायता से करना अपेक्षित है। हार्टसोन के मत में जलवायु विज्ञान भूगोल का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु के तत्वों के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, क्योंकि ये ही तत्व अनेक कारकों से साथ मिलकर प्रादेशिक भिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः जलवायु विज्ञान पृथ्वी का अध्ययन करने वाले क्रमबद्ध विज्ञानों में से एक है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं के वितरण तथा उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थॉर्नथ्वेट के मतानुसार चूंकि जलवायु की प्रत्येक विशेषता भूपृष्ठ एवं वायुमंडल के बीच होने वाली ऊष्मा, आर्द्रता एवं संवेग के विनिमय से उत्पन्न होती है, अतः जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल तथा भूतल दोनों का अध्ययन अभीष्ट है। ठीक है, जलवायु का जब विज्ञान का अध्ययन करोगे तो वायुमंडल का भी या भूतल दोनों का अध्ययन मतलब एक ही चीज़ में आ जाते हैं। उनका मत है कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन तभी परिपूर्ण होगा जब क्षेत्र में जाकर कार्य किया जाए। भूपृष्ठ के अनेक पक्षों का विस्तार पूर्वक विवेचन जलवायु विज्ञान संबंधी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। क्षेत्र में जाकर वहाँ की मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति का सर्वेक्षण तथा मानचित्रण किए बिना क्षेत्रीय जलवायु का वास्तविक निर्धारण करना कदापि संभव नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति धरातल की रुक्षता तथा ऊर्ध्वाधर पवन पार्श्विका को निर्धारित करती है तथा मृदा आर्द्रता एवं वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं भी इसी से नियंत्रित होती हैं। इसी प्रकार धरातलीय ढाल का विश्लेषण भी जलवायु संबंधी अध्ययन के लिए अपेक्षित है। थॉर्नथ्वेट की मान्यता थी कि भू आकृति विज्ञान तथा मृदा विज्ञान के आधारभूत तथ्यों की जानकारी के बिना सूक्ष्म जलवायु वैज्ञानिक अध्ययन में अपेक्षित परिपक्वता संभव नहीं है। वस्तुतः किसी बड़े प्रदेश की जलवायु असंख्य स्थानीय जलवायु से मिलजुल कर बनती है। उदाहरणार्थ किसी पर्वत के दक्षिणी ढाल की जलवायु उसके उत्तरी ढाल की जलवायु से भिन्न होती है। इसी प्रकार चारागाह वन प्रदेश, नग्न शैलों से निर्मित भूपृष्ठ या मरु प्रदेश सब की जलवायु में स्थानीय भिन्नता का कारण उसके भौतिक लक्षणों में विषमता ही है। सूक्ष्म जलवायुई अध्ययन में मिट्टी का रंग, ऊष्मा धारण करने की क्षमता, आर्द्रता, वनस्पतिक आवरण, अल्बीडो, रुक्षता तथा सम्मिलित ये सभी जलवायु के ऐसे सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण कारक है जिनसे ऊष्मा एवं आर्द्रता विनिमय प्रभावित होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 का अध्ययन करते हैं। वायु राशियों का वर्णन। वायु राशियाँ क्या हैं? वायु राशियों का वर्णन कीजिए। एक सेकेंड। वायु राशियाँ। वायु का वह विशाल पुंज जिसमें क्षैतिज तल पर भौतिक लक्षणों की प्रायः सर्वत्र समरूपता पाई जाती है उसे वायु राशि कहते हैं। वायु राशियाँ वायुमंडल का ही अंश हैं। वस्तुतः वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा सघन भाग को कहा जाता है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं एक समान होती हैं। वायु राशियों को परिभाषित करते हुए फिंच त्रिवार्था ने लिखा है कि वायु राशियाँ
वायु राशि वायु के उस विशिष्ट और विशाल पुंज को कहते हैं जिसमें तापमान और आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों के समरूप पाया जाता है। वायु राशियों का महाद्वीपवार वितरण या वर्गीकरण, महाद्वीपों में कैसे वायु राशियाँ वितरित होती हैं उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि। विश्व के सभी महाद्वीपीय भागों में मौसमवार एवं क्षेत्रवार विशेष वायु राशियों का प्रभाव रहता है। महाद्वीपीय वायु राशियों का वितरण निम्न है। उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ, उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ देखते हैं। पहला है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ CP, और उसके बाद ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ MP। ठीक है, इसमें ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियों में दो प्रकार की हैं, अभी तो दो ही दिख रही हैं, ध्रुवीय अटलांटिक महासागरीय वायु राशियाँ, ध्रुवीय प्रशांत महासागरीय वायु राशियाँ। दूसरे पेज में देखते हैं। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ। इसमें दो भाग हैं, उष्णकटिबंधीय है उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागरीय या खाड़ी की वायु राशि, और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय वायु राशि। और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका की वायु राशि, जिसमें तीन भाग हैं, दक्षिणवर्ती ध्रुवीय महासागरीय वायु, उष्णकटिबंधीय मध्यवर्ती व पूर्व भाग महाद्वीपीय वायु राशि, उसके बाद उष्णकटिबंधीय उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय वायु राशि। बड़े कठिन है भाई साहब, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तीसरा है यूरोप महाद्वीप की वायु राशियाँ, ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, उपोष्ण महासागरीय वायु राशि, भूमध्य सागरीय संरोधित वायु राशि। तो यूरोप की 4 हैं, और एशिया महाद्वीप की वायु राशियाँ 2 हैं, और दूसरे का 2 हैं। पहला है ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी वायु राशि, इसके बाद है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। इसका 2 भाग है, प्रशांत महासागरीय और हिंद महासागरीय वायु राशि। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप की वायु राशियाँ, उष्णकटिबंधीय महाद्वीप वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय शीतल वायु राशि, और ऑस्ट्रेलिया की वायु राशि। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि। इसको अगर मैप से देखकर अगर अध्ययन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या जो हवाएं जिधर चलती हैं उसी को बोल दिया जाएगा। ठीक है, और कौन से अक्षांश में है, कौन से देशांतर में, इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय शीतकटिबंधीय सब पता चल जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की ऊष्मा बजट की व्याख्या कीजिए। जो पृथ्वी जो वापस सूर्य से ऊष्मा लेती है उसके बाद वापस लौटा देती है, उसी को ऊष्मा बजट कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा काम है पढ़ना। पृथ्वी के ऊष्मा बजट की व्याख्या कीजिए। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकीर्ण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से विकीर्ण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से शून्य से वापस लौटा दिया जाता है। इसमें से 6% वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों के परावर्तन द्वारा तथा 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। अतः सूर्य ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं रहता। शेष 65% भाग से वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल, धूल कणों तथा अस्थायी कुछ गैसों द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें से 34% भाग प्रत्यक्ष सूर्य से प्राप्त होता है तथा शेष 17% विस्तृत दिवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक बजट है। धरातल, नेक्स्ट पेज में मिलेगा। धरातल पर ऊष्मा संतुलन। धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस मात्रा की भी वापसी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्राप्त मात्रा से अधिक ह्रास होती है तो धरातल पर शीतलता आने लगेगी, और कम मात्रा खर्च होती है तो धरातल अत्यधिक गर्म होने लगेगा। ठीक है, वायुमंडल का इसमें फिर से पढ़ दे रहा हूँ। धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस मात्रा की भी वापसी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्राप्त मात्रा से अधिक ह्रास होता है तो धरातल पर शीतलता आने लगेगी। अगर मतलब जितना औसत है उससे ज़्यादा उसको उत्सर्जित करने लगे तो शीतलता आएगी, मतलब ठंडा हो जाएगा। और कम मात्रा में खर्च होती है तो मतलब जितना आया उसमें से कम ही यूज़ किया तो गर्मी बढ़ने लगेगी। ठीक है, कम मात्रा में खर्च होती है तो धरातल अत्यधिक गर्म होने लगेगा। वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर ऊर्जा का ठीक है 48% होता है। इसमें से वायुमंडल सौर विकिरण से 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है तथा शेष 34% पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त करता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के बजट ऊष्मा को निम्न सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है।
पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा बजट को निम्न सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रवेशी सौरवीय विकिरण की मात्रा, प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा क्षय सौरवीय विकिरण। देखिए, प्रवेशी सौरवीय विकिरण की मात्रा 100% है, ठीक है। इसके बाद प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा क्षय सौरवीय विकिरण, इसके 3 भाग है। बादलों से परावर्तित 27%, धरातल से परावर्तित 2% और शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण शेष सौरवीय विकिरण की मात्रा। शून्य से मतलब क्या है, जैसे आया वैसे वापस लौट जाए, शून्य होता, ठीक है। तो टोटल हो गए 35%। इसके बाद पृथ्वी, इसमें जो सा वाला था उसमें 6% था, टोटल 27, 2 और 6 टोटल 35%। इसके बाद पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 34%, विसरित दिवा प्रकाश से प्राप्त 17% और टोटल है 51%, ठीक है। और वायुमंडल का ऊष्मा बजट, प्रवेशी सौरवीय विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण 14%, बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त 34%, इससे 48%, ठीक है। तो टोटल ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट और वायुमंडल का ऊष्मा बजट मिला के 65% हो गया। औसत निकाल लिए होंगे, ठीक है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर पृथ्वी प्रवेशी सौरवीय विकिरण का 51% भाग प्राप्त करती है, परंतु ऊष्मा की यह मात्रा धरातल पर सर्वत्र समान नहीं होती। ऊष्मा की यह मात्रा मुख्य रूप से सूर्य के किरणों के तिरछेपन, दिन की अवधि, स्थल एवं जल के स्वभाव में अंतर तथा धरातल के विभिन्न रूपों पर आधारित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भूमंडलीय तापन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। टॉर्च जला दो। भूमंडलीय तापन का सामान्य अर्थ होता है मुख्य रूप से मानव जनित कारणों से वायुमंडलीय एवं धरातलीय वायु के तापमान में क्रमशः वृद्धि तथा भूमंडलीय विकिरण, वही भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय विकिरण संतुलन में परिवर्तन तथा उसके कारण स्थानीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन का होना। ज्ञातव्य है कि वायु के तापमान में भूमंडलीय वृद्धि के प्रारूप का विभिन्न विज्ञानियों द्वारा अंकन तथा अध्ययन किया गया है, परंतु उनके परिणामों में समरूपता नहीं है। विकिरक संवर्धन का तात्पर्य पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन लाने वाले हरितगृह गैसों के प्रभावों से होता है, अर्थात पृथ्वी तथा वायुमंडल के विकिरण संतुलन पर पड़ने वाले हरितगृह गैसों के प्रभावों को विकिरक संवर्धन कहते हैं। भूमंडलीय तापन संभाव्यता नामावली का उपयोग विभिन्न गैसों के सापेक्षिक तापमान प्रभावों के तुलना के लिए किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विगत 100 वर्षों में धरातलीय वायु के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है। एक अन्य के अनुमान के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के धुआंधार जलावन से 1880 से 1940 के मध्य 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है। परंतु जीवाश्म ईंधनों के लगातार जलने व लगातार बढ़ते जलावन के बावजूद 1950 के बाद तापमान में ह्रास हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 1940 के बाद तापमान में वृद्धि प्रारंभ होती है तथा 1940 तथा 1960 के बीच 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि दर्ज की गई है। एक अन्य स्रोत के अनुसार 1995 तक भूमंडलीय तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य दूसरे स्रोत भूमंडलीय तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि बताते हैं। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर के तापमान में 1997 से 98 के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जिस कारण आकस्मिक प्रवाल विरंजन स्वैतन, ये जो प्रवाल होते हैं, ठीक है, कोरल्स की घटना है, जिस कारण अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के 70% प्रवालों की मृत्यु हो गई। तापमान बढ़ेगा तो वो ज़्यादा तापमान में रहते नहीं। भूमंडलीय ताप वृद्धि के पूर्व कथन के लिए विभिन्न मॉडलों का निर्माण किया गया है। SH स्किनर 1950 के अनुसार यदि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 300 ppmv से बढ़कर 700 ppmv हो जाता है तो तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाएगी। जनरल सर्कुलेशन मॉडल का निर्माण किया गया है कि यदि वर्तमान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाती है तो धरातलीय तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से पृथ्वी पर आ रहे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति पर कुप्रभाव पड़ेगा एवं समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान बढ़ने से पहाड़ी क्षेत्रों के हिम पिघलने लगते हैं। वर्तमान समय में यदि भूमंडलीय तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो
विश्व के अधिकांश समुद्री द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। वे द्वीप जो सर्वाधिक प्रभावित होंगे, जैसे फिजी एवं इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप। ठीक है। तापीय विलोमता की व्याख्या कीजिए। तापीय विलोमता में क्वेश्चन नंबर 8 है। तापीय विलोमता में की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल में सामान्यतः परिवर्तन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे तो उसे तापक्रम की विलोमता कहते हैं। वायुमंडल में नीचे कम ताप, इसके ऊपर अधिक ताप तथा पुनः ऊपर कम ताप मिलता है। यह ताप का व्युत्क्रमण कहलाती है। यह एक असाधारण दशा है जो अनेक स्थानों पर पाई जाती है। त्रिवार्था के अनुसार घाटियों, मध्य अक्षांशों, हिमाच्छादित एवं ध्रुवीय प्रदेशों में तापीय विलोमता पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदानों में शीतकाल में रात्रि के समय ऐसी दशा प्रायः उत्पन्न होती है, जबकि भूपृष्ठ के निकट ठंडी वायु, उसके ऊपर गर्म वायु तथा अधिक ऊपर पुनः ठंडी वायु पाई जाती है। पेरिस के एफिल टावर पर भी अर्धरात्रि में तापीय विलोमता पाई जाती है। पेरिस के एफिल टावर पर भी, ठीक है, अर्धरात्रि को, आधी रात को तापीय विलोमता पाई जाती है, तापमान बढ़ जाता है। मतलब तापीय व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाएं। प्रत्येक दशा में यह ताप का व्युत्क्रमण संभव नहीं है। निम्नलिखित विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में यह क्रिया होती है। रात्रि का लंबा होना। देखिए, तापीय व्युत्क्रमण के लिए एक दशा है, कंडीशन है, रात्रि का लंबा होना है। रात्रि के समय पृथ्वी से ताप का विकिरण होता है। दिन के समय ग्रहण किया गया ताप रात्रि को धरातल से बाहर निकलता है। ताप विकिरण के नेक्स्ट में चलते हैं। ताप विकिरण के पश्चात धरातल ठंडा हो जाता है तथा यह ताप वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर उसे गर्म कर देता है। शीतकाल में लंबी रातों के बाद 4 बजे प्रातः ऐसी दशा पाई जाती है। शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ताप ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। यदि धरातल के निकट आर्द्र वायु स्थित हो तो वह विकिरण ताप का अवशोषण कर लेती है, जिससे धरातल के निकट वायु का ताप गिर नहीं पाता। इसके विपरीत शुष्क वायु होने पर धरातल से निकला ताप अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जो तापीय विलोमता के लिए आवश्यक है। मेघ रहित आकाश। मेघ ताप को अवशोषित करते हैं। धरातल के निकट क्षेत्र स्थित होने पर विकिरण ताप अधिक ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता, परंतु स्वच्छ आकाश होने पर ताप की विलोमता के लिए आवश्यक दशाएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है भाई, कुछ खाली रहेगा तो बढ़ेगा ही कोई आदमी। शांत वायु। वायु के अधिक संचलन से निकटवर्ती क्षेत्रों में मध्य वायु का आदान प्रदान होता रहता है तथा व्युत्क्रमण की दशा उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए प्रतिचक्रवाती दशा आवश्यक है। हिमाच्छादित धरातल। उच्च पहाड़ी एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय भागों में सौर विकिरण ऊष्मा का 90% तक परावर्तित हो जाता है। धरातलीय विकिरण कम मात्रा में होता है। हिम के द्वारा परावर्तित ऊष्मा धरातल के कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर ताप की विलोमता में सहायक होती है। ताप की विलोमता के प्रकार। ताप की विलोमता के निम्न 3 विधियों से होती है: तापीय, संपर्कीय तथा यांत्रिक। इसमें तापीय विलोमता सर्वाधिक व्यापक है, क्योंकि यह धरातल के निकट अथवा वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर पाई जाती है। संपर्कीय विलोमता वायुमंडल की अस्थिरता या पवन के क्षैतिज संचरण के कारण होती है। यांत्रिक विलोमता वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचलन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार तापक्रम की विलोमता निम्न प्रकार की होती है: धरातलीय व्युत्क्रमण, उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण, अभिवाहनिक व्युत्क्रमण, यांत्रिक व्युत्क्रमण। तापीय व्युत्क्रमण एक भौतिक प्रक्रिया है। यह क्रिया मानव के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इससे मानव क्रियाएं, परिवहन एवं यातायात, कृषि, फलों की खेती आदि प्रभावित होती है। ठीक है, ये तापीय परिवहन व्युत्क्रमण था। इस पर तापक्रम की विलोमता का निम्न प्रकार। तापक्रम की विलोमता भी देख ली: धरातलीय व्युत्क्रमण और उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण और अभिवाहनिक व्युत्क्रमण और यांत्रिक व्युत्क्रमण यहाँ पे। ठीक, इसके बाद है अगला प्रश्न, वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के कितने घटक हैं? ठीक है, त्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी को चतुर्दिक व्याप्त करने वाला ग्रहों का अंश स्वरूप गैसों का एक आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। त्रिवार्था जी। सर्वप्रथम ब्रिटिश खगोलज्ञ टैली ने वायुमंडल की ऊंचाई 75 किलोमीटर बताई थी। द्वितीय महायुद्ध तक वैज्ञानिकों की यह धारणा रही कि वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई 300 किलोमीटर तक है। तत्पश्चात रडार, पवन गूंज, गुब्बारों, रेडियो तरंग, रॉकेट तथा उपग्रहों द्वारा वायुमंडल की ऊंचाई निर्धारित करने के प्रयास किए गए। आधुनिक अंतरिक्ष युग में वायुमंडल का विस्तार
80,000 किलोमीटर से अधिक माना गया है। यद्यपि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल अधिक विरल तथा क्षीण हो जाता है। वायुमंडल का संगठन मुख्यतः निम्न तत्वों जैसे गैसों, जलवाष्प, ठोस कणों से हुआ है। गैसें वायुमंडल की संरचना में गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क वायु में मुख्यतः 10 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन प्रमुख हैं। भारी गैसें वायुमंडल की निचली परतों में तथा हल्की गैसें ऊपरी परतों में स्थित होती हैं। गैसें 2 प्रकार की होती हैं। अस्थायी गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अस्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा तथा प्रतिशत वायुमंडल के निचले भाग में प्रायः समान रहता है। 20 किलोमीटर के ऊपर हीलियम तथा ओजोन का अनुपात बढ़ जाता है तथा ऑक्सीजन का अनुपात कुछ घट जाता है। तथापि ऑक्सीजन ही मुख्य गैस रहती है। आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों की मात्रा बहुत कम होती है। ये भी अस्थायी हैं। अस्थायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन परिवर्तनशील गैसें हैं। इनकी मात्रा ऊंचाई के अनुसार काफ़ी भिन्न होती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस भारी मात्रा में पाई जाती है। पुनः 80 से तथा 100 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का भारी जमाव पाया जाता है। वनस्पतियों पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्राणियों एवं जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन का महत्व सर्वविदित है। ओजोन गैस का महत्व सूर्य की पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के लिए है, अन्यथा समस्त धरातल के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा प्राणी झुलस जाते। जलवाष्प यह जलवायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। धरातल के निकट इसकी मात्रा 1% से 4% तक पाई जाती है। वायु को जलवाष्प की प्राप्ति झीलों, नदियों, सागरों तथा वनस्पतियों के भीतर वाष्पीकरण की क्रिया से होता है। जलवाष्प की मात्रा पर तापमानों का बहुत प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा एवं मेघों के कारण अधिक जलवाष्प पाई जाती है। मरुस्थलों में अधिक वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प शून्य प्राय होती है। अधिक तापमान होने पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। अनुमान लगाया गया कि सूर्य तप से प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जल भाप बनकर उड़ जाता है। यदि वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प घनीभूत होकर वर्षा में बदल जाए तो कुल धरातल पर 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होगी। याद रहना चाहिए फैक्ट। जलवाष्प वायुमंडल की निचली परत में सीमित है। वायु ऊंचाई पर जलवाष्प की मात्रा घटती है। प्रायः 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित रहती है। 7500 मीटर पर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वायु राशि के तापमान एवं जल वाष्प में गहरा संबंध है। ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु में अधिक जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। इसलिए विषुवत रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पर कम जलवाष्प पाई जाती है। तापमानों को नियंत्रित करने एवं जीवधारियों के लिए चक्रवात, झंझावात, वर्षा, ओस, पाला, मेघ आदि उत्पन्न करने में जलवाष्प का बहुत महत्व है। धूलकण वायुमंडल के निचले भाग में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इनमें धूलकण मुख्य हैं। इनकी उत्पत्ति मरुस्थलों की रेत उड़ाने, ज्वालामुखी उद्गार तथा उल्काओं के गिरने से होती है। औद्योगिक क्षेत्रों के वायुमंडल के धुएं के कारण अधिक पाए जाते हैं। समुद्रों व झीलों के ऊपर रासायनिक लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म जीवाणु भी वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। देखो भाई, बड़ी मेहनत पड़ रही है। सारे क्वेश्चन लघुत्तरी एक बार बैठते हो तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन इसमें पढ़ना पड़ रहा हूँ क्योंकि आप सबको आसानी हो जाए ताकि। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब जरूर कर देना। ये सभी अशुद्धियाँ अधिकतर वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं। सूर्य तप का अवशोषण, परावर्तन तथा प्रकीर्णन करने में इन कणों का विशेष योग होता है। ये कण आर्द्रताग्राही नाभिक भी होते हैं। इनके चारों ओर जलवाष्प कण जमा होते हैं तथा वर्षा, कुहरा, मेघ आदि बनते हैं। समुद्रों के ऊपर आर्द्रताग्राही नाभिकों की अधिकता रहती है। इन कणों से वायुमंडल की पारदर्शकता भी प्रभावित होती है। धूल कणों के कारण सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ तथा इंद्रधनुष में विभिन्न रंग बिखरते हैं। धूल कणों के कारण ही, ठीक है, धूल कणों के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग बिखरते हैं। ठीक है, तभी लाल सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य लाल दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, धूल कणों के कारण। ठीक है, नहीं तो सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसका रंग कभी धूमिल नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 10वां क्वेश्चन है, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान की व्याख्या कीजिए। किसी विज्ञान की सार्थकता तभी तक है जब उसके तत्वों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग मानव जीवन, विकास एवं कल्याण के लिए किया जा सके। जलवायु प्राकृतिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एवं कारक दोनों हैं, जो मानवीय क्रियाओं और जीवन को प्रभावित करता है। जलवायु की भिन्नता के कारण पर्यावरण भिन्न प्रकार के होते हैं तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भिन्न रूपों में होती है। जलवायु एवं मानव सभ्यता का परस्पर गहरा संबंध है, क्योंकि प्रत्येक जलवायु के क्षेत्रों में विश्व की सर्वोत्तम सभ्यताएं जन्मी, पली और फली फूली।
मानव के प्राय सभी क्रियाकलापों में जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, मतलब बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। अगर आपने धुआं उड़ाया तो मौसम वहाँ का गड़बड़ हो जाता है, जलवायु भी बिगड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए सिगरेट कम फूकें। और अपना काम अंदर अंदर का भी वातावरण, बाहर का भी वातावरण भी फूंक देते हैं अपना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको पसंद है, अपनी अपनी मर्जी की बात है भाई। चलो, जलवायु एवं कृषि। जलवायु परोक्ष रूप से मृदीय एवं जैविकी कार्यों को नियंत्रित करने के कारण पादप विकास में महत्वपूर्ण है। आधुनिक वानिकी, जिसमें काष्ठ है, एक महत्वपूर्ण वनोपज है। यह सस्य उपजों की भांति जलवायु से पूर्णतः नियंत्रित होती है। पशुपालन के लिए पशुचारे की आवश्यकता होती है। जलवायु के कारक चरागाहों तथा पशुचारे के उत्पादन में प्रभाव डालते हैं। विशेष नस्ल के पशु तथा उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए विशेष जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है। 14, आवास, जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, अधिवासों पर प्रागैतिहासिक काल से ही मौसम एवं जलवायु के तत्वों की पूर्ण छाप रही है। मकानों के निर्माण पर जलवायु की अवश्य छाप होती है। मकान की आप देखेंगे मकान जैसे बना है, मतलब समझ लो किस तरह के मौसम से बचने के लिए बना है, तो मकान तुरंत बता देता है इस मौसम से बचने के लिए बना। ठीक है, तो चलिए, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल एवं सड़क परिवहन, संचार एवं सार्वजनिक सुविधाएं सभी जलवायु के द्वारा प्रभावित होती हैं। मानव का शरीर, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा जलवायु से जितना प्रभावित होता है, उतना भौतिक पर्यावरण के अन्य किसी तत्व से नहीं। मानव शरीर की भौतिक क्रियाएं जलवायु तथा मौसम परिवर्तन द्वारा प्रभावित होती हैं। जलवायु के परिवर्तन के अनुसार व्यक्ति के वस्त्र बदलते रहते हैं, पता है, ठंडी में भारी, गर्मी में हल्के, ठंडी में काले, गर्मी में सफ़ेद। मौसम के परिवर्तन तथा अतिशयताएं मानव स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती हैं। तापमान, जो जलवायु का प्रमुख तत्व है, मानव स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। रोगों की तीव्रता, प्रसार आदि में अन्य कारकों के साथ ही जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोगों पर जलवायु के प्रभाव के दो मुख्य पहलू हैं। रोगों के कारक पर जलवायु के प्रभाव, यानी मानव शरीर की प्रतिरोधकता पर जलवायु का प्रभाव। कुछ रोगों के कीटाणु विशेष प्रकार की जलवायु दशा में ही पनपते हैं। कुछ परजीवी केवल उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में ही मिलते हैं। मलेरिया तथा पीला बुखार पैदा करने वाले मच्छर उष्ण आर्द्र जलवायु में ही पनपते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषताएं बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। समाप्त होने वाला है लघुत्तरीय प्रश्न। भारत की वर्षा मानसूनी वर्षा है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता इसका मानसूनी स्वरूप है। देश में होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग मानसूनी हवाओं से ही प्रेरित होता है। मानसूनी हवाओं से ही प्राप्त होता है, प्रेरित होता है, एक ही बात है। अनुमानतः देश की कुल वर्षा का 77% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, 13% भाग लौटते हुए मानसून द्वारा, 3% भाग शीतकालीन मानसून द्वारा, शेष 10% भाग पूर्वी मानसून पवनों द्वारा प्राप्त होता है। मानसून आगमन की तिथियां। देश के अलग अलग भागों में मानसून पहुंचने की तिथियां प्रायः निश्चित हैं। उदाहरण के लिए मालाबार तट पर 1 से 5 जून के मध्य आरंभ होकर 10 जून तक मुंबई तट, 15 जून तक पश्चिम बंगाल, 25 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, 30 जून तक दिल्ली तथा जुलाई तक पंजाब में पहुंच जाता है। मानसून की अवधि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रहती है। सामान्य रूप से जिन भागों में मानसून सबसे पहले आता है, वहाँ इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है, जबकि इसके विपरीत जिन भागों में यह सबसे बाद में पहुँचता है, वहाँ इसका प्रभाव सबसे कम समय तक रहता है, क्योंकि यह वहाँ से जल्दी ही लौट जाता है। यही कारण है कि पंजाब के मैदान में यहाँ यह 1 जुलाई को पहुँचता है, लगभग 2.5 महीने बाद 28 सितंबर को ही लौटना शुरू कर देता है। जबकि इसके विपरीत केरल राज्य में जहाँ जून के प्रथम सप्ताह में आता है, वहीं 5 महीने ठहरकर अक्टूबर में वापस होता है। धरातलीय वर्षा। देश में होने वाली अधिकांश वर्षा पर्वतीय हैं अथवा जो देश के धरातलीय उच्चावच से प्रभावित एवं निर्धारित होती हैं। मानसूनी हवाएं अपने मार्ग में पड़ने वाले उच्च पर्वतीय भागों से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा कर देती हैं। इसी कारण इन हवाओं के सम्मुख पड़ने वाले पर्वतीय ढालों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, परंतु बोलते लड़खड़ा रही है जबान। पर्वताभिमुख ढालों पर कुछ ही किलोमीटर के अंतर पर वर्षा बहुत कम हो पाती है। पश्चिमी घाट, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इसलिए घनघोर वर्षा होती है, जबकि इन क्षेत्रों में छाया वृष्टि प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा की अनिश्चितता। यद्यपि देश के विभिन्न भागों में मानसून आने की तिथियां पूर्व निश्चित हैं, परंतु इन तिथियों में प्रायः विलंब होता रहता है।
जिसके परिणाम स्वरूप कभी मानसून समय से आता है तो कभी कई सप्ताह की देरी से आता है। कभी वर्षा मध्य जून से ही आरंभ हो जाती है तो कभी जुलाई के अंत में जाकर शुरू होती है, जिससे खरीफ की फसल को बोने में विलम्ब हो जाता है। कभी कभी वर्षा काल की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो जाती है और कभी कभी यह अपनी निर्धारित तिथि के उपरांत भी लगातार रहती है, जिससे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं तथा 1978 और 1979 में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में भीषण बाढ़ आने से अपार जनधन की हानि हुई थी। अगर एक सप्ताह भी देरी होती है तो इधर उधर हो जाता है, पैटर्न बदल जाता है भाई, नुकसान ही नुकसान होता है। वर्षा का असमान वितरण। देश में वर्षा का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं पाया जाता। देश का 11% भाग 200 सेंटीमीटर से अधिक, 21% भाग 125 से 200 सेंटीमीटर तक और 37% भाग 75 से 125 सेंटीमीटर तक तथा 24% भाग 37 से 75 सेंटीमीटर तक तथा 7% भाग 35 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा का मूसलाधार रूप में होना। मानसूनी वर्षा मूसलाधार होती है। देश में होने वाली कुल वर्षा का 78% भाग वर्षा ऋतु में 4 महीनों में प्राप्त हो जाता है। इन 4 महीनों में भी केवल 40 से 50 दिन ही वर्षा होती है। भारत में बादल बरसते नहीं बल्कि पानी उड़ेलते हैं, जिसके फलस्वरूप भयंकर बाढ़ें आती हैं। केदारनाथ वाली घटना उत्तराखंड में याद कर लेना भाई। मानसून की विभंगता। देश में वर्षा लगातार नहीं होती बल्कि कुछ दिनों के अंतर पर रुक रुक कर होती है। कभी कभी तो बीच में लंबा समय अंतराल आ जाता है। जुलाई और अगस्त के महीनों में यह अंतराल ज़्यादा बढ़ जाता है। भारत में वर्षा के दिन बहुत कम होते हैं, जैसे चेन्नई में 55 दिन, मुंबई में 80 दिन, कोलकाता में 118 दिन और अजमेर में 40 दिन। भारत में वर्षा की मात्रा और मानसून का समय दोनों ही अनिश्चित, अनियमित तथा अविश्वसनीय हैं। वर्षा की अधिकता, आकस्मिकता तथा न्यूनता तीनों ही हानिकारक हैं। चलिए, ये तो ख़त्म हो गया वर्षा। अब अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक एवं नगरीकृत क्षेत्रों में उद्योगों, वाहनों, ताप विद्युत गृहों में जीवाश्म ईंधन जलाने से भारी मात्रा में वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़े जाते हैं। जब वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उपस्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है तो वर्षा होने पर वर्षा का जल सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। इस प्रकार जब वर्षा का जल नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भूपटल पर बरसता है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड याद रहना चाहिए। अम्लीय वर्षा से प्राप्त जल का pH का मान 6 से कम मिलता है। नॉर्वे तथा स्वीडन की झीलों में अम्लीय वर्षा के कारण भारी संख्या में मछलियों के मरने से 1960 के दशक में पर्यावरणविदों का ध्यान अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों की ओर आकर्षित हुआ। हालांकि वर्तमान में अम्लीय वर्षा की समस्या मुख्यतः औद्योगिकरण की देन है। उद्योग, फैक्ट्रीज की देन है ये सब, और गाड़ियों मोटरों की भी होती है। अब तो शायद जो भी हो सुधार होने लगा, लेकिन इसका प्रभाव उद्गम क्षेत्र से कई सौ किलोमीटर दूर तक भी वायु प्रवाह की तीव्रता के अनुसार अनुभव किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित झीलों तथा जलधाराओं में मिलने वाले जलीय जीव तथा वनस्पति पर अम्लीय जल के घातक प्रभाव पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से स्वीडन के लगभग 4000, नॉर्वे की लगभग 15000 तथा कनाडा की लगभग 200 झीलें मछलियाँ रहित हो गई। यही नहीं, अम्लीय वर्षा अभी और रुकिए अम्लीय वर्षा से इन झीलों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिससे इन झीलों में मछलियों के अलावा अन्य जलीय जीव जंतु तथा वनस्पति भी तेज़ी से समाप्त हो रही हैं। कभी कभी अम्लीय वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित झील एवं जलाशय में मिलने वाले सभी जीव जंतु मर जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्रों में होने वाली इस प्रकार की घातक अम्लीय वर्षा को झील कातिल कहा जाता है। झील कातिल। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों तथा आधुनिक भवनों का क्षरण होने लगता है। ठीक है, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना, ये सब अम्लीय वर्षा के कारण होता है। और तेल रिफाइनरी तो है ही। ठीक है, मतलब जो जैसे लाल किला के पत्थर उतर क्षरित होने लगते हैं, ताजमहल के पत्थर, कुतुब मीनार के, अम्लीय वर्षा से। ऐतिहासिक इमारतों तथा आधुनिक भवनों पर अम्लीय वर्षा से क्षरण होने की क्रिया स्टोन कैंसर कहलाती है। स्टोन कैंसर से इमारत या भवन शीघ्र ही जर्जर अवस्था में आ जाते हैं। भारत में ताजमहल, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंकन स्मारक तथा यूनान में एक्रोपोलिस की मूर्ति अम्लीय वर्षा से प्रभावित ऐसी इमारतें हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण पीली पड़ती जा रही हैं।
विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर, मथुरा तेल शोधनशाला तथा आगरा के फाउंड्री उद्योगों से निष्कासित गैसों से होने वाली अम्लीय वर्षा के प्रभाव से पीला ही नहीं पड़ता जा रहा है, वरन उसका कई स्थानों पर भी क्षरण होने लगा है। ताजमहल को अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों से बचाए रखने के उद्देश्य से ही सरकार ने ताज टेम्परेजियम क्षेत्र की स्थापना की है। अम्लीय वर्ष अम्लीय वर्षा से कृषि क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों में भी स्पष्ट दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कृषि फसलों या वनस्पति की पत्तियों पर जब अम्लीय वर्षा होती है तो यह पत्तियां शीघ्र ही गलकर नष्ट हो जाती हैं। भाई एसिड है तो गलाएगा ही। पत्तियों के अभाव में पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। ऐसी स्थिति में कृषि फसलों, पौधों व वृक्षों की वृद्धि या तो रुक जाती है या वह नष्ट हो जाते हैं। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आती है तथा वनावरण भी कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के स्थल तथा जल में रहने वाले सूक्ष्मजीव, कीड़े मकोड़े अम्लीयता के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं। इन सूक्ष्मजीवों की मृत्यु होने से उन पक्षियों को आहार प्राप्त हो जाते हैं जो इन सूक्ष्मजीवों तथा कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहते हैं। कि भाई जब पक्षी को खाने, ये पौधे खुद ही मर जा रहे हैं तो कीड़े मकोड़े उनको पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधे जब कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएंगे तो फिर पक्षी भी मर जाएंगे। इससे अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि क्षेत्रों की उर्वरता को कायम रखने में सहायक कीड़े मकोड़ों तथा सूक्ष्मजीवों की मृत्यु हो जाने पर मिट्टियों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा से मिट्टी की अम्लीयता का प्रभाव बढ़ने से मिट्टी में निहित पोषक तत्व तथा खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य जब अम्लों से मिश्रित वायु को सांस द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उनके शरीर में तपेदिक व कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अभी 13 नहीं, टोटल 17 क्वेश्चन है। कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के क्या प्रमाण हैं बताइए। वीडियो के मतलब पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में जलवायु परिवर्तन बहुत धीमे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन जब ऐतिहासिक काल में ये परिवर्तन तीव्र तथा आकस्मिक रूप से पैदा हुए हैं तो आकस्मिक रूप से हुए हैं तो ऋतु वैज्ञानिक आंकड़ों के अभाव में इन परिवर्तनों को केवल परोक्ष रूप से ज्ञात किया जाता था, जिनके प्रमाण निम्नलिखित थे। भूवैज्ञानिक एवं भूआकृतिक प्रमाण। शैलों का भूवैज्ञानिक एवं भूआकृतिक प्रमाण जैसे शैलों का स्वरूप, शैल क्रम, अनुवांशिक तहें और दूसरा हिमानी विज्ञान। इसके बाद वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा जलवायु जलीय जीव विज्ञान या फिर जीवाश्म वृक्षस्थैतिकी। इसके बाद मृदा वैज्ञानिक एवं परागण विधि, रेडियो आइसोटोप विधि। इसके बाद ऐतिहासिक प्रमाण, भूवैज्ञानिक एवं भूआकृतिक प्रमाण। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। शैलों का स्वरूप, गोलाश्म मृत्तिका, हिमोड़ तथा टिलाइट शैलें, हिमयुगीन। और जलवायु के प्रमाण हैं, जलवायु के प्रमाण, नमक, जिप्सम, बालू के टीले तथा वाष्पीकृत निक्षेप शुष्क जलवायु के प्रतीक हैं। मूंगा शैलें तथा सागरीय चूना पत्थर गर्म सागरों के जलीय निक्षेप। आर्द्र जलवायु के तथा कोयले की परतें सघन वनों के सूचक हैं। शैल क्रम, शैलों की विभिन्न परतों की रचना से उसके निर्माण के समय की जलवायु का पता चलता है। नदी घाटियों में सूक्ष्म रेत, कंकड़, पत्थर के क्रमिक निक्षेप मौसमी बाढ़ के सूचक हैं। नमक की शैलों के ऊपर जिप्सम की परतें क्रमशः गर्म व ठंडी जलवायु की सूचक हैं। अनुवांशिक तहें, हिमाच्छादित झीलों के नीचे प्राप्त होने वाले सिल्ट तथा मृत्तिका के सूक्ष्म निक्षेप वार्व कहलाते हैं। वर्ष भर हिमाच्छादित झीलों में केवल सूक्ष्म मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं, किंतु जो हिमाच्छादित झीलें ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती हैं उन्हें सूक्ष्म मिट्टी, रेत व बजड़ी के निक्षेप मिलते हैं। इन निक्षेपों के क्रम तथा मोटाई से जलवायु के परिवर्तनों का आकलन संभव है। हिमानी विज्ञान, प्लीस्टोसीन हिमयुग के ताप एवं वर्षा की विशिष्टताओं का ज्ञान हिमानी विज्ञान से प्राप्त होता है। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिक की विशाल महाद्वीपीय हिमानियों की परतों से हिम की वार्षिक तहें, ज्वालामुखी, धूल आदि के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा जलीय जीव विज्ञान। जीवाश्म,
पौधों व प्राणियों के जीवावशेषों से प्राचीन जलवायु का पता चलता है। दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में प्राप्त मेस्टोडन मैमल के जीवाश्म वहाँ प्राचीन काल में आर्कटिक जलवायु के सूचक हैं। मध्य यूरोप में मरुस्थलीय प्राणियों के अवशेष शुष्क जलवायु के द्योतक हैं। कार्ड फिश हेरिंग सूक्ष्म सागरीय जंतु के जीवाश्म प्राचीन काल में सागरीय तापमानों का संकेत देते हैं। वृक्ष कालानुक्रम तैथिकी पर्णपाती वृक्षों से प्रतिवर्ष नए वलयों की वृद्धि होती है, जिससे उनकी आयु का पता चलता है, जिसमें वृक्ष जीवाश्मों में लगभग 5000 वर्ष पुराने वलय सुरक्षित पाए जाते हैं। वृक्षों की वलय वृद्धि द्वारा वर्तमान हिमानियों की गति का भी पता चलता है। मृदा वैज्ञानिक एवं परागण पद्धति मिट्टी के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। नदी, बाढ़ मैदानों व झील तटों की प्राचीन मिट्टियाँ उष्णार्द्र जलवायु के सूचक हैं। लोयस तथा बलुई मिट्टियाँ शुष्क जलवायु के प्रमाण हैं। परागकणों के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वनस्पति समुदायों का पता चलता है। यूरोप की पीट दलदलों की परतों में 30,000 वर्ष पूर्व के परागकणों के प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटेन में प्राप्त परागकणों के प्राचीन कालीन जलवायु के प्रमाण मिलते हैं। रेडियो आइसोटोप पद्धति सर्वप्रथम लीबी ने रेडियो कार्बन आइसोटोप पद्धति का आविष्कार किया, जो जीवाश्मों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जीवों के जन्म की तिथि का निर्धारण करती है। इस पद्धति के द्वारा पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक बनने वाली समस्त सेलों का आयु निर्धारण संभव है। 1970 के दशक में ग्लोमेर चैलेंजर नामक शोध जलपोत सागरीय निक्षेपों के ऑक्सीजन आइसोटोप के विश्लेषण में संलग्न है। यह विश्लेषण ऑक्सीजन के दो आइसोटोपों साधारण 160 तथा भारी 180 के अनुपातों की सूक्ष्म माप पर आधारित है। रेडियो आइसोटोपों जो कार्बन रीडिंग करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण भूवैज्ञानिक इतिहास के जलवायु परिवर्तनों का निश्चित विवरण तो संभव नहीं, किंतु ऐतिहासिक काल के जलवायु परिवर्तनों के प्रमाण यत्र तत्र मिलते हैं। उदाहरणतः नील नदी की बाढ़ों तथा अनावृष्टि का विवरण हेरोडोटस के इतिहास में संकलित है। होमर के महाकाव्य ओडिसी, बौद्ध जातकों, भारतीय महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत आदि में मौसमों के अनेक वर्णन मिलते हैं। सीरिया के पालमीरा, नील घाटी के मेम्फिस, दजला फरात के बेबीलोनिया तथा सिंधु घाटी के मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर कभी कभी मानव निवास के लिए आदर्श रहे होंगे। अब जलवायु के परिवर्तन के कारण खंडहर बन चुके हैं। विश्व के निम्नलिखित इतिहास के विभिन्न प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें तत्कालीन जलवायु पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद है तापमान की विलोमता प्रतिलोमन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, तापमान की विलोमता प्रतिलोमन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। एक सेकेंड भाई, थोड़ा पानी उन्हें पी लिया जाए। तापमान की विलोमता सामान्य नियमानुसार क्षोभ मंडल तथा या अधोमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। ठीक है, 1000 मीटर पर 1000 मतलब 1 किलोमीटर ऊपर अगर चले जाओ, वहाँ से 6.5 डिग्री सेल्सियस से घटता चला जाता है। परंतु यह सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी कालिक या स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन दर की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत तथा उसके ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति या दशा को तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। तापमान की विलोमता को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिलोमन के लिए निम्न अनुकूल दशाएं आवश्यक हैं। जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए, ताकि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण प्रवेशी सौरवीय विकिरण से अधिक सक्रिय हो सकें, जिस कारण प्राप्त ऊष्मा से नष्ट ऊष्मा अधिक हो जाए और धरातल का तापमान ऊपर से कम हो जाए। आकाश स्वच्छ तथा बादल रहित तथा यह अत्यधिक उच्च बादल होने चाहिए, ताकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास तीव्र तथा अबाध गति से संपन्न हो सके। बदली की स्थिति में पार्थिव विकिरण शिथिल पड़ जाता है। धरातल के पास शुष्क पवन हो, ताकि वह पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण न कर सके। जलवाष्पों से युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल शांत तथा स्थिर होना चाहिए
तथा पवन संचरण मंद होना चाहिए ताकि तापमान का स्थानांतरण एवं मिलावट न हो सके। हिम से आच्छादित धरातल जिस कारण सौर के विकिरण का अधिकाधिक परावर्तन हो सके। हिम ताप का कुचालक होने के कारण ऊष्मा का ऊपरी प्रवाह रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुदाब पेटियों की व्याख्या कीजिए। इसे दीर्घ उत्तरीय में विस्तृत रूप से समझेंगे, फिलहाल इसमें पढ़ लेते हैं। भूमंडल पर वायु दाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायु दाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है तथापि वायु दाब को 7 पेटियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वायु दाब पेटियों के निर्धारण का मुख्य आधार तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन गति है तथा पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातल, स्थल या जल मानकर ये पेटियाँ सुनिश्चित की गई हैं। अतः स्पष्ट है कि ये पेटियाँ अत्यधिक साधारणीकृत हैं। यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि वायु दाब की ये पेटियाँ दो प्रकार की हैं, तापजनित एवं गतिजनित। तो पहला है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी डिग्री अक्षांशों के मध्य एक तापजनित पेटी है विषुवत जनित निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के बगल होती है 5 डिग्री तक उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। यह वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं, अतः वायुदाब कम रहता है। जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ वायु हल्की हो जाती है तो वायुदाब कम ही रहेगा ना। इस क्षेत्र में गर्म धरातल के संपर्क से वायुमंडल की निचली परत भी गर्म हो जाती है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों से ठंडी व भारी वायु नीचे उतरती है। इस प्रकार वायुमंडल की समान धाराएँ उत्पन्न होती हैं। वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होता, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं, ठीक है, निम्न वायु। इसके बाद है उपोष्ण व उच्च दाब की पेटियाँ। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 2 वायु पेटियाँ स्थित हैं। यह प्रायः वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं, अतः यहाँ निम्न दाब होना चाहिए, किंतु ये दोनों पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटियाँ। विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती हैं। इसी प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें इस पेटी में उतरती हैं, फलतः यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। इन अक्षांशों के निकट प्राचीन काल में पाल से चलने वाला व्यापारिक जलयान फंस गया था। इस अक्षांशों के निकट प्राचीन काल में पाल से चलने वाला व्यापारिक जलयान फंस गया था, जिससे जलयान में सवार घोड़ों को समुद्र में फेंक देना पड़ा था। तभी से इन अक्षांशों को अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण व उच्च दाब की पेटियों को घोड़ों के फेंक देने के कारण, ठीक है, वो समुद्र में जब जहाज फंस गया था तो इसे अक्षांश भी कहते हैं। कुछ घटनाएं याद करने के लिए उसका नाम दे दिया जाता है, जो घटनाएं ज़्यादा हुई रहती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में स्थित ये दोनों पेटियाँ भी गतिजनित हैं। यद्यपि इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाए जाते हैं, तथापि यहाँ उच्च दाब के बजाय निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण हैं इन पेटियों के दोनों ओर ध्रुवों तथा मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। दो उच्च दाब क्षेत्रों के मध्य एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित होना स्वाभाविक है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न होता है, किंतु वहाँ अत्यधिक न्यून तापमानों के कारण उच्च दाब ही रहता है, अतः भंवर उपध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। उपध्रुवीय या निम्न वायुदाब की पेटियाँ 60 डिग्री उत्तरी और 60 से 65 डिग्री उत्तरी और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न होता है, किंतु वहाँ पर अत्यधिक न्यून तापमानों के कारण उच्च दाब ही रहता है, अतः भंवर उपध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये तो बात की बात है, लेकिन ये याद रहना चाहिए। इसके बाद ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियाँ। ध्रुवों के निकट निम्न तापमानों के कारण सदैव उच्च दाब रहता है। भाई वहाँ तापमान है ही नहीं तो हवा का दाब खूब बढ़िया रहेगा, खूब बढ़िया भारी हवाएं रहेंगी। दोनों गोलार्धों में स्थित ये दोनों पेटियाँ तापजनित हैं। इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 16। एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद 17 हो जाएगा बस, फिर लघु उत्तरीय हमारा समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थलीय हवाएं, सागरीय समीर एवं मानसूनी हवाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्थलीय समीर, लैंड ब्रीज। स्थलीय भाग को दिन में सूर्य की किरणें जल्दी गर्म कर देती हैं तथा रात में यह सूर्य या भूमि शीघ्र ठंडी हो जाती है। इसी कारण स्थल भाग की हवाएं रात में जल्दी ठंडी हो जाती हैं। इसी समय सागर जल अपेक्षाकृत गर्म रहता है, अर्थात सागर पर निम्न वायुदाब एवं स्थल पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। अतः रात्रि को स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं।
इन पवनों को ही स्थलीय समीर कहते हैं। वायुमंडल में इनकी अधिक से अधिक ऊंचाई 100 मीटर तक मानी गई है। ये पवनें शुष्क होने से किसी प्रकार की वर्षा नहीं करती। जैसे भारत में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि तटीय नगरों में सदैव सम जलवायु इन्हीं पवनों के प्रभाव से पाया जाता है। कौन सी पवनें हैं? स्थलीय समीर। ठीक है। ये पवनें अपने प्रभाव क्षेत्र में इतनी सीमित होती हैं कि फेरल के नियम का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फेरल के नियम हम पढ़े थे। ठीक है, एक बार भी आएगा फिर पढ़ लेंगे। पर्वतीय और घाटी समीर। पर्वतीय और घाटी समीर सामयिक हवाएं हैं। इनके साथ ये स्थानीय भी हैं। इन्हें दैनिक समीर भी कहा जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इनकी दिशा में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापक्रम के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर आती हैं। इन्हें घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी ढालों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ये ठंडी तथा भारी हवाएं ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती हैं। इन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं। इन हवाओं के कारण तापमान का प्रतिलोमन भी होता है। मानसून हवाएं। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह सक्रिय रहती हैं। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में भारी वर्षाएं लाती थीं। हाइड्रोलॉजी में मानसून का व्यापक अर्थ है कोई भी ऐसी पवन जो किसी क्षेत्र में व्यापक किसी ऋतु में विशेष में ही अधिकांश वर्षा करती हैं। हाइड्रोलॉजी में मानसून का व्यापक अर्थ है कोई ऐसी पवन जो किसी क्षेत्र में किसी ऋतु विशेष में ही अधिकांश वर्षा करती है। ठीक है, अब आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 17 है, आखिरी प्रश्न है। शुष्क एडियाबैटिक तापमान परिवर्तन तथा आर्द्र एडियाबैटिक तापमान परिवर्तन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। वायु का ठंडा होना तथा एडियाबैटिक ताप परिवर्तन क्या है, देखते हैं। सागर तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 1000 फीट ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर तापमान कम होता है हो जाता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। कोई निश्चित आयतन वाली वायु यदि सागर तल से ऊपर उठती है तो वहाँ पर कम वायुमंडलीय भार के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि फैलाव होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि सागर तल 1016 MB वायुदाब के 1 घन फुट वायु 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसका आयतन बढ़कर 2 गुना हो जाता है। 2 घन फीट हो जाता है। इसके विपरीत ऊंचाई से जब निश्चित आयतन वाली हवा नीचे उतरती है तो अधिक वायुमंडलीय भार के कारण वह सिकुड़ती है तथा उसका आयतन घट जाता है। इस तरह वायु के ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर या नीचे जाने के कारण बिना अतिरिक्त ऊष्मा के मिलाए तापमान में परिवर्तन आ जाता है। वायु की अंतरक्रिया फैलने या सिकुड़ने के कारण तापमान में परिवर्तन को रोधोष्म परिवर्तन या एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। एडियाबैटिक ताप परिवर्तन के प्रकार हैं। जब कोई असंतृप्त वायु ऊपर उठती है तो उसका तापमान प्रति 1000 फीट पर 5.5 फ़ारेनहाइट की दर 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब से कम हो जाता है। इसे शुष्क रुद्धोष्म दर या शुष्क एडियाबैटिक दर कहते हैं। स्पष्ट है कि यह सामान्य ताप पतन दर से अधिक है। दोनों में अंतर सुस्पष्ट है। शुष्क एडियाबैटिक ताप पतन के का अंतर्गत ऊपर उठती वायु ठंडी होती है, अर्थात किसी निश्चित वायु का तापमान उठते समय भिन्न होता है। यदि सागर तल पर वायु का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर ए का तापमान घटकर 64.5 डिग्री तथा 2000 फीट पर ऊंचाई पर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसके विपरीत सामान्य ताप पतन वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर थर्मामीटर द्वारा अंकित तापमान होता है। उदाहरण के लिए, यदि सागर तल पर स्थित वायुमंडल का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल का तापमान 70 से 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 64.3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 66.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 2000 फीट की ऊंचाई पर 66.4 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 62.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। एडियाबैटिक ताप परिवर्तन दर सदैव समान होती है। तापमान चाहे जो भी हो, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु संतृप्त हो जाती है तथा संघनन प्रारंभ हो जाता है।
तो संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है, जिस कारण उठती वायु के ठंडा होने की दर कम हो जाती है। यह प्रति 1000 फीट पर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से संपन्न होती है। इसे आर्द्र रुद्धोष्म दर या आर्द्र एडियाबेटिक दर कहते हैं। इसे मंदित एडियाबेटिक दर रेट भी कहते हैं। तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होने को है, तो इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वो जो फॉरल का नियम है उसे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आ गया था तो देखना ज़रूरी है ताकि याद हो जाए। ये था फेरेल का नियम, फेरेल एंड बायज का नियम। फेरेल का नियम था बायज बैलेट का नियम। वायु एवं वायुदाब की दिशा से संबंधित है। जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। और फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम हवाओं के विक्षेपण से संबंधित है। हवाओं की दिशा के संदर्भ में इस नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो उस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ जाए, मतलब ठीक है, अथवा जिस दिशा में हवा आ रही हो उसी ओर पीठ करके खड़ा हुआ जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है, ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर कर लेंगे, वो भी मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के 2.5 घंटे में पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसी से पढ़ाई करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाना है क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।